आपका स्वागत करते हैं। आज अपन 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो 7 चैप्टर है उसमें इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, पोषक तत्वों की मात्रा और पादप वृद्धि में संबंध। यानी पौधों में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनकी मात्रा का पादप की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए 4 टेक्निकल वर्ड्स हैं, 4 टेक्निकल शब्द हैं जिसका अपन इस्तेमाल करेंगे। एक तो शब्द होता है अभाव, यानी पोषक तत्वों का अभाव क्या होता है, क्रांतिक स्तर क्या होता है, इसकी पर्याप्त स्तर क्या होता है, और विषैला स्तर। यानी 4 जो बातें हैं अपन चारों बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टेक्निकल वर्ड की। जो टेक्निकल शब्द अपने सामने है वो है, पहला है अभाव। यानी हम अभाव किसे कहते हैं। बात आती है पोषक तत्वों का अभाव क्या होता है। तो पौधों में पोषक तत्वों की मात्रा जब इतनी कम हो जाती है कि उस तत्व का जो अभाव होता है उसके लक्षण, अभाव के कारण उस अभाव के लक्षण उस पौधे में दिखाई देने लगते हैं, और अत्यधिक अभाव होने पर पौधा जो होता है वो मर भी सकता है, उसकी पैदावार भी जो होती है वो कम हो जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, अभाव कह देते हैं। यानी पौधे में उस तत्व का अभाव हो गया। अभाव से मीन्स उस तत्व की कमी के लक्षण पौधे में स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, उसे ही हम क्या कह देते हैं, अभाव कह देते हैं। दूसरा एक वर्ड जो है वो अपन काम में लेते हैं, पर्याप्त स्तर। पर्याप्त स्तर यानी क्या होता है, पर्याप्त स्तर यानी जब पोषक तत्व की पौधों में इतनी मात्रा उपस्थित होती है कि उसे पोषक तत्व देने पर भी उसकी वृद्धि में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अगर हम उसे पोषक तत्व दे भी दें तो उसकी वृद्धि में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि उसकी जो तत्व है उसकी सांद्रता में वृद्धि होती रहती है, वो पौधों में उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, लेकिन उसकी वृद्धि पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उस स्तर को, पोषक तत्व के उस पौधे में उस लेवल को हम क्या कहते हैं, पर्याप्त स्तर कहते हैं, क्योंकि उससे उसकी वृद्धि में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तीसरी जो बात आती है वो आती है क्रांतिक स्तर की। क्रांतिक स्तर यानी क्रांतिक स्तर जो होता है वो पोषक तत्व का वह स्तर होता है जो अभाव और पर्याप्त स्तर के बीच का होता है। यानी इसकी अगर थोड़ी सी भी कम मात्रा हो जाए तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है, लेकिन इसकी आपूर्ति कराते ही, जैसे ही इस तत्व की आपूर्ति उस पौधे को होती है तो उस पौधे की वृद्धि तुरंत शुरू हो जाती है और पौधा वृद्धि करने लगता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक स्तर कहते हैं। यानी ये वो लेवल होता है जो अभाव और पर्याप्त स्तर के मध्य का होता है। फिर हम चौथी बात करते हैं, विषैला स्तर। ये पोषक तत्व की मात्राओं के कुछ स्तर हैं जिनको हम अलग अलग पैमाने पर मापते हुए ये नाम दिए गए हैं, विषैला स्तर। यानी ये पोषक तत्व का किसी भी पौधे में वो स्तर होता है जब उस पोषक तत्व की उस पौधे में सांद्रता यानी मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वो पौधे को हानि पहुंचाने लगती है। यानी पौधा क्या होता है, इस पोषक तत्व की अत्यधिक मात्रा से उसमें हानि होने लगती है, उससे उसकी पैदावार भी कम हो जाती है, और यहाँ तक कि पौधा जो होता है वो मर भी जाता है। तो ये पोषक तत्वों की मात्रा और पादप वृद्धि में संबंध बताने वाले 4 अपन ने टेक्निकल शब्दों का यहाँ पर बात की कि अभाव, पर्याप्त स्तर, क्रांतिक स्तर और विषैला स्तर क्या क्या होते हैं। अब अपन बात करते हैं बच्चों, मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के स्रोत। यानी मृदा में पोषक तत्व की प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत होते हैं जहां से मृदा को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उनकी अपन बात करते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है खाद और उर्वरकों द्वारा। यानी हम मृदा में जो खाद या उर्वरक डालते हैं उससे पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। दूसरा इसका जो स्रोत है वो है फसल के अवशेषों से, जो फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद जो अवशेष बच जाते हैं वो भी मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के स्रोत होते हैं। यानी उनसे भी पोषक तत्व किसी न किसी रूप में मृदा को प्राप्त होते रहते हैं। इसके अलावा मृदा सुधारकों द्वारा, यानी हम मृदा में जो सुधारक डालते हैं मृदा की अम्लीता और क्षारीयता को कम करने के लिए, उसमें जो सुधारकों का प्रयोग किया जाता है उनसे भी मृदा को कुछ ना कुछ मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं। फिर चौथा जो इसका स्रोत होता है वर्षा द्वारा। यानी बारिश का जो पानी आता है, वर्षा का जो जल आता है, उसके साथ भी कई अकार्बनिक और कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, वो घुल करके मृदा को प्राप्त होते रहते हैं। फिर होता है दलहनी फसलों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यानी दलहनी जो फसलें होती हैं उनसे भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा नाइट्रोजन मृदा को प्राप्त होती है, और असहजीवी जीवाणु द्वारा भी मृदा को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले
कौन कौन से ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे मृदा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है खाद एवं उर्वरक द्वारा। खाद एवं उर्वरक द्वारा, यानी फर्स्ट जो इसका स्रोत है वो खाद और उर्वरक। दूसरा है फसल के अवशेष द्वारा। फसल के अवशेषों से, जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनसे भी क्या होते हैं, पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। तीसरा जो होता है वो है मृदा सुधारकों द्वारा। सुधारकों द्वारा, इसको भी अच्छी तरह से लिख लें बच्चे। उसके बाद है वर्षा द्वारा। वर्षा जल जो होता है उसमें भी कई अकार्बनिक तत्व जो होते हैं वो घुल करके मृदा में पहुंच जाते हैं। फिर है दलहनी फसलों द्वारा नाइट्रोजनी स्थिरीकरण से। दलहनी फसलों द्वारा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है, नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा भी मृदा को नाइट्रोजन मिलता है। फिर है असहजीवी जीवाणु द्वारा। तो ये 6 मुख्य स्रोत हैं जिनसे मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। आइए अपन बात करते हैं इनमें से एक एक स्रोत की, किस प्रकार से मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। देखो, खाद से किस प्रकार से, खाद और उर्वरक द्वारा किस प्रकार से पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। खाद जो होती है वो जब मृदा में मिलती है तो उसमें कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो मृदा में मिल जाते हैं। जैसे खाद का अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो गोबर की खाद, हरी खाद, ठीक है ना। उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, ये जो है ये खाद होती है और इनसे मृदा को कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति होती है। इसके अलावा उर्वरक जो होते हैं जैसे कि यूरिया, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, यूरिया है, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है बच्चों। ये जो होते हैं उर्वरक होते हैं, इनसे भी पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भी म्यूरेट्स ऑफ पोटास जो होता है, म्यूरेट ऑफ पोटास, ये कुछ जो है वो उर्वरक और खाद होते हैं जिनसे मृदा को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। इसके बाद में बात करते हैं फसल के अवशेषों द्वारा, यानी फसल के जो अवशेष होते हैं, फसल की कटाई के बाद फसल के जो अवशेष मृदा में रह जाते हैं, मिट्टी में रह जाते हैं, वो भी सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उनका भी डिकम्पोजिशन हो जाता है, विघटन हो जाता है। विघटन होने से इनमें जो तत्व होते हैं वो मुक्त अवस्था में आकर के मृदा में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से फसल के अवशेष द्वारा भी जो पेड़ पौधे होते हैं, मृदा होती है, उनको पोषक तत्वों की प्राप्ति होती रहती है। फिर तीसरी जो है मृदा सुधारकों द्वारा। मृदा को सुधारने के लिए हम उसमें कुछ सुधारक डालते हैं। अगर अम्लीय मृदा है तो उसमें हम इस तरह के मृदा सुधारक डालते हैं जिससे उसकी अम्लता कम हो जाती है। अम्लीय मृदा के लिए हम चूना युक्त पदार्थों का प्रयोग करते हैं जिससे मृदा में कैल्शियम तत्व की आपूर्ति हो जाती है। इसी प्रकार से जो क्षारीय और लवणीय जो मृदा होती है उनमें सुधारक के लिए हम कुछ इस प्रकार के तत्व डालते हैं जिससे उसकी क्षारीयता कम हो जाती है, जैसे कि जिप्सम है, पाइराइट है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड्स हैं। इन जो मृदा सुधार के इनका अपन प्रयोग करते हैं तो इनमें जो तत्व होते हैं वो पहुंचते हैं। जैसे जिप्सम का प्रयोग करते हैं तो उससे मृदा को कैल्शियम मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमें मृदा सुधारकों द्वारा भी मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति होती रहती है।
वर्षा जल द्वारा, यानी जब वर्षा होती है तो वर्षा के समय जब बादल गरजते हैं और बिजली जब कड़कती है तो उस समय वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन जो होती है वो बिजली की चमकने से और बादल के गरजने से अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदल करके भूमि में स्थापित हो जाती है और वो मृदा को नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाती है किसी न किसी यौगिक के रूप में। तो इस प्रकार से वर्षा द्वारा भी मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। फिर हम बात करते हैं दलहनी फसलों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बच्चों पहले भी अपन ने पढ़ा है कि दलहनी फसलें जो होती हैं उनकी जड़ें जो होती हैं, दलहनी फसलों की जड़ों में, जड़ जो होती हैं उनमें ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन ग्रंथियों में जीवाणु पाए जाते हैं राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को, वायुमंडल की जो मुक्त नाइट्रोजन होती है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है, उस मुक्त नाइट्रोजन को उसके यौगिक में बदल कर, यानी नाइट्रेट्स में बदल करके उसमें स्थापित कर देता है मृदा में, यानी मृदा में स्थापित कर देता है, जिससे उसको जड़ें जो होती हैं आसानी से ग्रहण कर लेती है और पौधों को वो नाइट्रोजन जो होती है वो प्राप्त हो जाती है। तो वो इसको यौगिक में बदलने का कार्य करते हैं राइजोबियम जीवाणु, जिससे क्या होता है, फसलों को आसानी से नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। फिर हम बात करते हैं असहजीवी जीवाणु द्वारा। ये भी क्या करते हैं, वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन जो सीधे ही पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती, अवशोषित नहीं की जा सकती, उसको असहजीवी जीवाणु जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर, ये जो जीवाणु होते हैं क्लोस्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर असहजीवी जीवाणु होते हैं। तो ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को यौगिक में बदल देते हैं, उसका यौगिकीकरण कर देते हैं, नाइट्रोजन का यौगिक में बदल देते हैं और ये नाइट्रोजन यौगिक के रूप में पेड़ पौधों द्वारा, उनकी जड़ों द्वारा आसानी से ग्रहण कर ली जाती है और उसका उपयोग हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों ये जो 6 जो स्रोत हैं, ये मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के मुख्य स्रोत होते हैं। इन्हीं स्रोतों के माध्यम से मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति भी होती रहती है। अब अपन बात करते हैं बच्चों पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों के विशिष्ट कार्य क्या होते हैं, यानी इनमें जो आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं उनके विशिष्ट कार्य कौन कौन से होते हैं। तो इनमें जो पहला विशिष्ट कार्य होता है वो होता है कि ये कोशिकीय अवयवों को सुव्यवस्थित बनाए रखते हैं। कोशिका के जो अवयव होते हैं उनको ये सुव्यवस्थित बनाए रखते हैं। दूसरा इसका जो कार्य होता है वो होता है कि ये कोशिका अवयव तथा उनकी उपापचय यौगिकों की संरचनात्मक तत्व या उनके अंश के रूप में पाए जाते हैं। यानी कोशिकीय अवयवों और उपापचय यौगिक जो होते हैं उनके संरचनात्मक तत्व के रूप में ये उन पौधों में पाए जाते हैं। ये ऊर्जा रूपांतरण और स्थानांतरण में भी सहायक होते हैं, ऊर्जा रूपांतरण और उसके स्थानांतरण में भी ये सहायता करते हैं। और चौथा जो इसका जो कार्य होता है वो ये एंजाइम अभिक्रिया को उत्तेजित करने में सहायक होते हैं। यानी जितने भी एंजाइम अभिक्रियाएं पौधों में पाई जाती हैं उनमें जो एंजाइम्स होते हैं उनको उत्तेजित करने के लिए भी पोषक तत्व जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं, ताकि एंजाइम्स जो होते हैं अपनी उपापचयी क्रियाओं को संपन्न कर सकें। तो ये क्या करते हैं, एंजाइम की अभिक्रियाओं को उत्तेजित करने में भी सहायक होते हैं। तो ये कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं उन आवश्यक पोषक तत्वों के जो पौधों में किए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ और भी पोषक तत्व होते हैं, उनके अपन अलग अलग एक एक पोषक तत्वों के विभिन्न कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे भी अगर आपको वीडियो देखने हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे और भी जितने वीडियो होंगे उसको देखने में बहुत हेल्प होगी। तो अब अपन बात करते हैं वृहद पोषक तत्वों के कुछ प्रमुख कार्य की, यानी जितने भी अपन ने वृहद पोषक तत्वों का जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वर्गीकरण अपन ने पढ़ा, तो अपन ने देखा कि वृहद पोषक तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब अपन बात करेंगे उन पोषक तत्वों के कार्य क्या क्या होते हैं, वो क्या क्या कार्य करते हैं पौधों के लिए, किस तरह से उत्तरदायी होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के प्रमुख कार्य की। बच्चों में बात करते हैं वृहद पोषक तत्वों के प्रमुख कार्य की। सबसे पहले जो तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, CHO की अपन बात करेंगे। ये जो तीनों ही तत्व हैं आधारीय तत्व तो कहलाते ही हैं, यानी ये तीनों क्या कहलाते हैं, तीनों की तीनों आधारीय तत्व की श्रेणी में आते हैं। पौधे की संरचना जो है उसके बनाने में इनका मुख्य योगदान होता है।
इसलिए ये आधारी तत्व कहलाते हैं। और ये तीनों ही तत्व जो होते हैं आधारी तत्व, पौधे इनको हवा तथा जल से प्राप्त करते हैं, यानी ये वायु तथा जल से प्राप्त होने वाले तीनों तत्व हैं। जल और वायु से ही ये सारे के सारे तत्व पौधे ग्रहण कर लेते हैं। पौधे का जो शुष्क भाग होता है, उस शुष्क भाग में कार्बन जो होता है वो 40% पाया जाता है। यानी पौधे की अगर अपन शुष्क भाग की बात करें, उसमें 40% कार्बन होता है, उसके 46% कार्बन जो होता है वो 46% होता है, यानी 46% उसमें कार्बन पाया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है वो 40% होता है, 40% उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। और हाइड्रोजन जो होता है वो 8% होता है, 8%। यानी ये तीनों ही मिलकर के लगभग पौधे के जो होते हैं वो 94% भाग जो है ये तीनों तत्व अकेले ही बना लेते हैं, यानी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन बच्चों कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत भाग जो होता है वो पौधे के कुल भाग का पाया जाता है। तो पौधे के जो कुल भाग का 94% भाग केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये तीनों ही तत्व जो होते हैं वो पौधे के सभी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करने हेतु आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। यानी इन तीनों ही तत्व से पौधे के जितने भी भाग होते हैं, कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, उनका निर्माण इन्हीं तत्वों के माध्यम से होता है। और पादप वृद्धि और विकास में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये तीनों ही तत्व जो होते हैं वो पौधे की जितनी भी अपचयी क्रियाएं होती हैं उसके लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वो यही तत्व उपलब्ध कराते हैं, यानी इनसे ही पौधों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। और कई सारे कार्बनिक यौगिक, जैसे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन्स की, वसा की, उसके विघटन द्वारा भी CO2 और H2O के रूप में जो यौगिक प्राप्त होते हैं वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इन्हीं का ही उपयोग करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों कि ये पौधों का आधारी तत्व होते हैं और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होते हैं इनके मुख्य कार्य ये होते हैं कि ये पौधों में जितनी भी अपचय अभिक्रिया होती है उनको संपन्न कराते हैं, ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं, साथ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो भोजन बनता है उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब अपन अगले तत्व की बात करते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, इसके बिना जो होता है, नाइट्रोजन के बिना पौधे का जीवन असंभव होता है, क्योंकि हर जीव में प्रोटीन का होना अनिवार्य होता है। प्रोटीन का एक मुख्य तत्व होता है नाइट्रोजन। इसका पादप पोषण में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसका स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी खनिज तत्वों की अगर अपन बात करें, अनिवार्य खनिज तत्वों में नाइट्रोजन का प्रथम स्थान होता है, यानी पहले स्थान पर आता है पोषण की दृष्टि से। नाइट्रोजन जो होता है पोषण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर माने जाने वाला तत्व होता है। और पौधों में भार के अनुसार इसकी सामान्य मात्रा जो होती है, इसकी सामान्य मात्रा 1.0% से 5.0% तक पाई जाती है। यानी ये 1.0 से 5.0% तक उस पौधे में पाया जाता है। और पौधों की जड़ों द्वारा, ये जो होता है ये पौधों की जड़ों द्वारा, अपन इसकी बात करते हैं किस रूप में ये पौधों में ग्रहण किया जाता है। तो पौधों की जड़ों द्वारा यह एक तो नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण किया जाता है या फिर अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण किया जाता है। यानी ये इन दो रूपों में ही पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो बच्चों कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि नाइट्रोजन जो है वो पौधों में किस रूप में ग्रहण की जाती है। तो या तो ये ग्रहण की जाती है नाइट्रेट आयन के रूप में, नाइट्रेट आयंस, या ये ग्रहण की जाती है कुछ फसलों द्वारा अमोनियम आयंस के रूप में ही नाइट्रोजन जो है वो पेड़ पौधों के शरीर में प्रवेश करती है। अनाज वाली जो फसलें होती हैं उसमें हमेशा अमोनियम आयंस के रूप में ज्यादातर नाइट्रोजन जो है वो ग्रहण की जाती है। तो इस प्रकार से इन दो रूपों द्वारा ही पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके पौधों में क्या क्या मुख्य कार्य होते हैं। पौधों में इसका जो पहला कार्य होता है वो ये होता है कि इससे वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है। पहला इसका कार्य है कि इससे वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है, यानी उसकी जो कायिक जो संरचना होती है पौधों की
उनकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है। दूसरा इसका कार्य होता है कि यह पौधों को गहरा हरा रंग प्रदान करती है, यानी नाइट्रोजन क्या करती है, पौधों को गहरा हरा रंग प्रदान करती है। यानी अगर इसकी मात्रा अधिक है तो ये पौधे जो होते हैं वो गहरे हरे रंग के हो जाते हैं। इससे दाने और चारे की फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाती है, यानी नाइट्रोजन जो होती है वो दानेदार और चारे वाली जो फसलें होती हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। तो दानेदार जितनी भी फसलें होती हैं जिनमें दाने बनते हैं, और जो चारे की फसलें होती हैं, चारे की फसल में प्रोटीन की मात्रा में, प्रोटीन की जो मात्रा होती है उसमें क्या करते हैं, ये वृद्धि करती है। यानी प्रोटीन की जो मात्रा है उसको बढ़ा देने का काम नाइट्रोजन करता है। फिर इसका जो चौथा कार्य है बच्चों वो है दाने जो होते हैं वो सुडौल और गूदेदार हो जाते हैं। यानी नाइट्रोजन के कारण दाने एक तो सुडौल हो जाते हैं और उसके अलावा गूदेदार, सुडौल तथा गूदेदार हो जाते हैं। ये भी किससे होते हैं, नाइट्रोजन से होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गन्ने की, गेहूं की, जौ की या जई की, ये जो फसलें होती हैं इनमें कल्ले अधिक संख्या में फूटते हैं। यानी गन्ना, गेहूं, जौ और जई जो होती है, यानी ये जो फसलें होती हैं इनमें जई में कल्ले अधिक संख्या में, कल्ले जो होते हैं वो बहुत अधिक संख्या में फूटते हैं नाइट्रोजन की मात्रा के कारण। इसके अलावा पौधों में इससे अमीनो अम्ल, प्रोटीन तथा प्रोटोप्लाज्म का भी निर्माण होता है। तो ये पौधों में क्या क्या निर्माण करते हैं, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, एमिनो अम्ल आदि का निर्माण करते हैं पौधों के अंदर। तो नाइट्रोजन की ये कुछ विशेष कार्य होते हैं जो पेड़ पौधों में करे जाते हैं। अब अधिक नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन की मात्रा पेड़ पौधों में अधिक हो जाती है तो उससे पेड़ पौधों को कुछ हानियां होने लगती हैं। तो हम देखते हैं कि अधिक नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में क्या क्या हानि होती है। पौधों में अधिक नाइट्रोजन से हानि, तो बच्चों पौधों में अगर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो भी हानिकारक होती है, क्योंकि अपन ने भी पढ़ा था विषैले स्तर को, यानी जब किसी पोषक तत्व की उस पौधे में अधिक मात्रा हो जाती है, जरूरत से ज्यादा अगर मात्रा हो जाती है तो वो पौधे के लिए क्या कर दिए, हानिकारक हो जाती है। इसी प्रकार से अगर पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो पौधे की वृद्धि बहुत तेजी से होती है, और उसकी जब वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है तो पौधा बहुत अधिक बढ़ जाता है सिंचाई देने पर, जिससे उसके भाग कोमल हो जाते हैं और थोड़ा सा पानी देते ही पौधे जो होते हैं वो गिर जाते हैं, नीचे गिरने लगते हैं और उसकी पैदावार कम हो जाती है। उसके कुछ भाग जो होते हैं वो कोमल हो जाते हैं, क्योंकि जब वानस्पतिक वृद्धि अधिक होगी तो उसके कुछ भाग कोमल हो जाते हैं, जिससे उस पर कीट पतंगों का आक्रमण भी आसानी से होने लगता है और कीट पतंगे उस फसल को नुकसान पहुंचाने लगते हैं और वो रोग जो है उनमें बहुत ज्यादा लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार से फसल जो होती है वो देरी से पकती है। कारण क्या है कि उसकी जो वानस्पतिक वृद्धि अधिक होगी तो फसल की पकने में बहुत समय लगता है, यानी फसल पकने में देरी होती है और उसमें काफी समय तक हरी भरी बनी रहती है। इसके अलावा उसमें भूसे की मात्रा जो होती है वो दाने की अपेक्षा अधिक हो जाती है, दाने कम बनते हैं, भूसे की संख्या, क्योंकि वानस्पतिक भाग की वृद्धि जब ज्यादा होगी तो भूसे की मात्रा बढ़ जाती है। पौधों में कोमल भाग और कोसी की भित्ति जो होती है वो पतली होने के कारण पाला और सूखा जैसी जो संभावनाएं होती हैं उससे क्या होती है, उनकी सहन करने की क्षमता कम हो जाती है। ना तो वो पाले को सहन कर पाती है, ना ही अगर सूखाग्रस्त कोई क्षेत्र है तो वहां पर भी वो ज्यादा सहन नहीं कर पाती। इसके अलावा अगर हम बात करें गन्ने की फसल की, तो गन्ने की फसल में जब नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो उसमें उसके शक्कर की मात्रा को कम कर देती है, यानी शक्कर की या शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। इसी प्रकार से आलू जैसी जो फसलें होती हैं उनमें भी वानस्पतिक वृद्धि, यानी जब ऊपर का तना है, पत्तियां हैं, उसकी वृद्धि बहुत ज्यादा होने के कारण
कंद जो है उसकी पैदावार कम होती है, कंद छोटा रह जाता है, आलू की साइज ज्यादा बड़ी नहीं हो पाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन जब अधिक मात्रा में है तो वो उसकी वानस्पतिक जो भाग होते हैं उनकी वृद्धि ज्यादा करते हैं, पत्तियां ज्यादा बढ़ती हैं, तने की वृद्धि ज्यादा हो जाती है, जबकि दाने, फल, कंद जो है वो कम मात्रा में लगते हैं और छोटे लगते हैं। तो इस प्रकार से अधिक नाइट्रोजन भी पौधों को हानि पहुंचाती है। अब अपन बात करते हैं बच्चों फास्फोरस, यानी दूसरा जो मुख्य पोषक तत्व होता है वो फास्फोरस होता है। यानी अगर हम बात करें खनिज पोषक तत्वों की दृष्टि से, तो खनिज पोषक की दृष्टि से जो सेकंड नंबर आता है, द्वितीय स्थान पर जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है वो होता है फास्फोरस। पौधे जो होते हैं इस फास्फोरस को, पौधों की जड़ें जो होती है फास्फोरस को H2PO4 माइनस तथा HPO4 -2 आयंस के रूप में ग्रहण करती है। यानी इन दो रूपों में ही पौधे जो होते हैं वो फास्फोरस को ग्रहण करते हैं। ये दूसरा पाया जाने वाला प्रमुख पोषक तत्व है पौधों के लिए। पहला तो हमने बात की थी अभी नाइट्रोजन की, लेकिन दूसरा जो प्रमुख पोषक तत्व होता है वो फास्फोरस होता है बच्चों, और इसको पौधे जो होते हैं वो इस आयंस के रूप में ही ग्रहण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इस बात को कि पौधों की जड़ें जो होती हैं वो फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करती हैं। तो ये दो जो आयंस हैं, इन दोनों आयंस के रूप में वो पेड़ पौधे जो होते हैं इसको ग्रहण करते हैं आयन के रूप में फास्फोरस को। फिर हम बात करते हैं कि फास्फोरस जो होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने अभी बात की नाइट्रोजन के बाद इसका सेकेंड नंबर लगता है। तो देखते हैं कि पौधों में फास्फोरस क्या क्या काम करता है। पहला काम तो ये करता है कि फास्फोरस से पौधों की जो जड़ें होती हैं उसका विकास बहुत तेजी से होता है, तथा ये उसकी जो जड़ें हैं उसको सुदृढ़ बनाता है और अन्य पोषक तत्वों को मृदा में चूसने के लिए ये सहायता करता है। यानी इसकी उपस्थिति से पौधे जो होते हैं, यानी इसकी उपस्थिति से पौधे मृदा से अन्य पोषक तत्वों को आसानी से सक कर सकते हैं, उसको चूस सकते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। दूसरा इसका जो मुख्य कार्य जो होता है वो ये होता है कि फास्फोरस से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यानी उसको रोगों से लड़ने की जो क्षमता है पौधों में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और पाले से बचने की सहन शक्ति भी फास्फोरस उस पौधे में बढ़ाती है। इसकी उपस्थिति से पराग सेचन जो होता है वो भी अच्छा होता है। यानी परागण की जो क्रिया होती है वो फास्फोरस की उपस्थिति में बहुत अच्छी होती है। ये कोशिका विभाजन जो है उसको भी बढ़ाता है। यानी फास्फोरस की उपस्थिति में कोशिका विभाजन शीघ्रता से होता है, तेजी से होता है। फसलों में दाने की उपज जो है वो भूसे की अपेक्षा अधिक बढ़ती है। यानी अगर फास्फोरस उस पौधे में उपस्थित है तो दाने जो है उसकी संख्या ज्यादा होती है और उसकी उपज भी अच्छी प्राप्त होती है। इस फास्फोरस की उपस्थिति से पौधे को स्टार्च जो होता है वो भी आसानी से शर्करा में बदल जाता है। यानी स्टार्च को शर्करा में बदलने का कार्य भी फास्फोरस उसमें सहायता करता है। इसके अलावा फसलों की खड़ी रहने की जो क्षमता होती है, यानी फसल कितने समय तक खड़ी रह सके, उसके लिए भी फास्फोरस बहुत जरूरी होता है। ये साग सब्जियों और दानों के गुणों में भी वृद्धि करता है बच्चों। यानी जो उसके साग सब्जी और जो दाने होते हैं उस फसल के, उसको भी फास्फोरस बहुत अधिक उसमें सहायता करता है, उसके गुणों में वृद्धि करता है। इसकी उपस्थिति से फसल जो होती है उसमें फूल शीघ्रता से आते हैं, और फल भी क्या होते हैं, जल्दी लगते हैं। बहुत जल्दी तो फल लगते हैं और फूल भी अधिक आते हैं और दाने शीघ्र बन जाते हैं। ये पौधा जो होता है वो न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण में भी सहायक होता है। आपने पढ़ा हुआ डीएनए आरएनए, तो डीएनए और आरएनए भी फास्फोरिक अम्ल जो होता है एक महत्वपूर्ण यौगिक होता है, तो उसमें भी फास्फोरस एक कंटेंट के रूप में होता है। तो ये बहुत जरूरी होता है, और क्रोमोसोम के निर्माण में भी ये मुख्य सहायक पोषक तत्व के रूप में आता है। तो इस प्रकार बच्चों फास्फोरस भी क्या होता है, पेड़ पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही अन्य जो पोषक तत्व हैं, जैसे इसके बाद सल्फर है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कई सारे और भी पोषक तत्व हैं जो अपन आगे के जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को और अगले वीडियो को देखना न भूलें। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपन बात करेंगे बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपन बात करते हैं कुछ प्रश्नों की।
पहला जो प्रश्न है, पौधों में पोषक तत्वों का क्रांतिक स्तर तथा विषैला स्तर क्या होता है, हमको इसके बारे में बताना है। क्रांतिक स्तर क्या होता है और विषैला स्तर क्या होता है। दूसरा जो प्रश्न है, मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति किन स्रोतों से होती है, उन स्रोतों के बारे में आपको लिखना है, उनको समझाना है। तीसरा जो प्रश्न है बच्चों, पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों के कुछ विशिष्ट कार्य लिखिए, यानी कौन कौन से विशिष्ट कार्य होते हैं वो अपन को लिखने हैं। पौधों में शुष्क भाग, यानी पौधे का जो शुष्क भाग होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, उसकी परसेंटेज आपको लिखनी है। पौधों में भार के अनुसार नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, उसके बारे में आपको लिखना है। पौधों में प्रथम स्थान पर कौन सा अनिवार्य पोषक तत्व आता है, यानी कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो प्रथम स्थान पर माना जाता है। पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन तथा फास्फोरस किस रूप में ग्रहण किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर साल इसमें से बोर्ड में से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। पादप पोषण की दृष्टि से द्वितीय महत्वपूर्ण स्थान पर कौन सा तत्व है, यानी कौन सा ऐसा तत्व है जो द्वितीय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पौधों में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के कोई 4 कार्य लिखने हैं आपको, नाइट्रोजन के कार्य लिखने हैं और फास्फोरस के कार्य लिखने हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है, पौधों में अधिक नाइट्रोजन से कौन कौन सी हानियां होती हैं, अगर नाइट्रोजन की मात्रा उस पौधे में बढ़ जाए तो पौधे में क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आप इनका अभ्यास कीजिए और इस वीडियो को आगे देखने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।